हेलो एस्पिरेंट्स। तो आपने ऐसे टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि हम क्या कवर करने वाले हैं। फिर भी मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्टेट, स्टेट क्या होता है। व्हाट इज़ नेशन, नेशन क्या होता है। व्हाट इज़ कंट्री, कंट्री क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, स्टेट और नेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। नेशन स्टेट, नेशन स्टेट क्या होता है। और क्या इंडिया एक नेशन है, इज़ इंडिया अ नेशन। हम स्टेट के चार कंपोनेंट भी पढ़ेंगे। उसमें से एक कंपोनेंट होता है सॉवरेंटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सॉवरेंटी आपने इस वीडियो से पढ़ लिया तो आपको फिर कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सॉवरेंटी को, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सॉवरेंटी से रिलेटेड। तो आपको ये सारा ओवरव्यू हो गया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेट। स्टेट क्या होता है। स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल यूनिट ऑफ सोसाइटी। जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल यूनिट है सोसाइटी का। आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टेट बनाने के लिए चार कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये चार कंपोनेंट होंगे हमारे पास तो उसे हम स्टेट कह सकते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है टेरिटरी। टेरिटरी क्या होता है, इट इज़ अ जोग्राफिकल एक्सटेंट। जोग्राफिकल एक्सटेंट का मतलब कि कोई स्टेट होगी, उसकी एक बाउंड्री होगी। मान लीजिए ये बाउंड्री है, तो एक जोग्राफिकल एक्सटेंट है, ये स्टेट की बाउंड्री है, तो ये होता है टेरिटरी। तो सेकंड कंपोनेंट होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, पीपल इनहेबिटिंग इन टेरिटरीज, मतलब ऐसे लोग जो उस टेरिटरी के अंदर रहते हैं वो होते हैं पॉपुलेशन। टाइप ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से भी लोगों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स होते हैं मोनार्की में। सिटीजन, सिटीजन्स होते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो ये इसको हम डायग्राम समझ लेते हैं। ये सबसे पहले हमने देखा कि ये जोग्राफिकल एक्सटेंट है। ठीक, ये टेरिटरी है। टेरिटरी के अंदर हो गई ये पॉपुलेशन। ये हो गया पॉपुलेशन। तो अभी हमने दो कंपोनेंट पढ़ लिया है। पहला कंपोनेंट हमने टेरिटरी पढ़ लिया है, दूसरा कंपोनेंट हमने पढ़ लिया है पॉपुलेशन। आइए अब तीसरा कंपोनेंट पढ़ते हैं। ये है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या होती है, तो गवर्नमेंट है विजिबल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। मतलब जो हमें दिखता है, कि हमें जो दिख रहा है कि हम कौन हमें रूल कर रहा है, कौन हमें गवर्न कर रहा है, कौन हमारी बातों का ख्याल रख रहा है, कौन हमें लॉ प्रोवाइड कर रहा है, कौन हमें लॉ फॉलो करने के लिए बोल रहा है, तो होता है गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट होता है वो विजिबल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट होता है। अगला पॉइंट क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी। गवर्नमेंट जो होता है वो सेंट्रल अथॉरिटी होता है, मतलब वो मेन पार्ट होता है हमारे पूरे सिस्टम का। दूसरा क्या है, इन्फोर्स ऑर्डर्ड रूल। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट का काम है कि वो सिटीजन से फॉलो कराए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्म द पॉलिटिकल बेसिस ऑफ स्टेट। जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रूल्स को फॉलो कराए। वो एक सेंट्रल अथॉरिटी भी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कराने में भी हेल्प करती है। वो एक विजिबल एस्पेक्ट है स्टेट का। तो ये सारे पॉइंट्स मिलके होते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हो गया तीसरा कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा टेरिटरी, दूसरा कंपोनेंट हमने पढ़ा पॉपुलेशन, तीसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट। तो अभी आइए डायग्राम में देखिए। सबसे पहले हमने पढ़ा टेरिटरी। ये होगी टेरिटरी जो कि जोग्राफिकल एक्सटेंट है। ये हो गया पॉपुलेशन, जो लोग रह रहे हैं हो गया पॉपुलेशन। अब इस टेरिटरी को देखने के लिए, इस पॉपुलेशन को रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए हमें कोई चाहिए, वो है होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हो गया तीसरा कंपोनेंट ऑफ स्टेट। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी हमारा लास्ट कंपोनेंट है स्टेट का। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सोवरेनिटी लेटिन वर्ड सुपर एनएस से बना है। इसका मतलब होता है सुपर पावर। सोवरेनिटी का मतलब होता है सुपर पावर। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इसका पहला कंपोनेंट है फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। सेकंड है फ्री टू इंगेज विद अदर कंट्रीज। इन दोनों पॉइंट का ये मतलब हुआ है कि स्टेट के पास ये पूरा का पूरा राइट है कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं बिना किसी के इंटरफेरेंस के। मतलब वो अगर अगर वो चाहे तो किसी दूसरे स्टेट के साथ अगर ट्रेड करना चाहती है तो अपनी मर्जी से कर सकती है। किसी से ऑयल खरीदना है तो उससे खरीद सकती है, किसी से मिलिट्री वेपन्स खरीदने हैं तो उससे खरीद सकती है। कोई भी दूसरा स्टेट या कंट्री उसको ये नहीं बता सकता है कि नहीं आप हमसे ही खरीदिए, या आप इनसे नहीं खरीद सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। स्टेट के पास ये पूरा का पूरा पावर है कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से किसी ने पूछा था कि आप रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं तो आप ये यूक्रेन वॉर में आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। तो इंडिया के पास ये राइट है कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सके। इस इंडिया को क्या सामान कहाँ से खरीदना है वो इंडिया अपनी मर्जी से ले सकता है। इसे हमें कोई कोई भी दूसरी कंट्री, कोई सुपर पावर हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती कि नहीं आप ये काम हमसे करिए, ये चीज़ हमसे लीजिए, ये चीज़ आप यहाँ से नहीं ले सकते। तो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। तो इंडिया के पास पूरा राइट है अपने डिसीजन, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। सारे डिसीजन इंडिया के पास खुद का राइट है कि अपने डिसीजन खुद से ले सकती है। हर वो कंट्री जो सोवरेन है उसके पास ये राइट होता है कि आप अपने डिसीजन खुद से ले सके। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज नो पावर अबव इट, नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर पावर। वही मैं आपको समझा रहा था कि कोई भी पावर एक स्टेट के पावर से ऊपर नहीं होता है। और
कोई भी डिसीजन है जो स्टेट अपनी मर्जी से ले सकता है और वो बिना किसी के इन्फ्लुएंस से ले सकता है। तो आई होप कि आपको सॉवरेनिटी समझ में आ गया होगा। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था, डज इंडियाज मेंबर ऑफ यूएन कॉमनवेल्थ इन्फ्रिंजेस ऑन सॉवरेनिटी? क्या इंडिया का मेंबर होना यूनाइटेड नेशन का या फिर कॉमनवेल्थ का, ये इंडिया की सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है या फिर वॉयलेट करता है क्या इंडिया की सॉवरेनिटी को? उन्होंने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया था, आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में। कि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि नहीं, क्यों नहीं करता, उन्होंने उसके लिए 3 पॉइंट्स भी रखे थे। इंडिपेंडेंस डजंट मीन्स आइसोलेशनिज्म। नेहरू जी ने कहा कि इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं होता कि हम पूरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो जाए, क्योंकि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं और वहाँ पे हमें हर एक देश को दूसरे देश की ज़रूरत पड़ेगी कभी ना कभी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ही अलग रह जाएँ। दूसरा उन्होंने कहा कि इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इज़ वॉलंटरी एंड नॉट इम्पोज्ड। इंडिया अगर यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना या फिर कॉमनवेल्थ का मेंबर बना तो अपनी मर्ज़ी से बना। किसी ने हम पे इम्पोज़ नहीं किया कि नहीं तुम बनो ही बनो। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और उसके मेंबर बने। किसी ने हमारे ऊपर कोई फोर्सफुली हमें बोला नहीं कि नहीं तुम ज़बरदस्ती मेंबर ही बनो। तीसरा नेहरू जी ने बोला कि इंडिया रिटेन द राइट टू विड्रॉ और secede फ्रॉम सच एसोसिएशन। नेहरू जी ने बोला कि इंडिया के पास अपना राइट है कि जो जब चाहे तब उस एसोसिएशन को, यूनाइटेड नेशन को या कॉमनवेल्थ को जब चाहे तब वो विड्रॉ कर सकते हैं या फिर उसको छोड़ भी सकते हैं। तो इंडिया के पास पूरी सोवरेनिटी है कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सके। सारे पॉइंट का यही मतलब हुआ कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है और इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो अपने डिसीजन खुद से ले सकती है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि स्टेट 4 कंपोनेंट से बनता है। सबसे पहला है टेरिटरी, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है गवर्नमेंट, चौथा है सोवरेनिटी। और इन चारों चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू भी समझ चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये हो गया टेरिटरी, आप ये डायग्राम में देखिए। ये हो गया टेरिटरी जो कि जोग्राफिकल एक्सटेंट है। इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो है पॉपुलेशन। और जो इन लोगों को और जो इस टेरिटरी को देख रेख कर रहा है वो है गवर्नमेंट। और जो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन जो ले रहा है और जिसको लेने की आज़ादी है वो होती है सोवरेनिटी। इन चारों पॉइंट को मिला के हमारा एक स्टेट बनता है। तो स्टेट पढ़ने के बाद लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या इंडिया एक स्टेट है? तो आइए हम अब इसको अभी चेक कर लेते हैं, क्या इंडिया एक स्टेट है? येस और नो। देखिए, क्या इंडिया के पास टेरिटरी है? हाँ, इंडिया के पास टेरिटरी है। इंडिया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यस, इंडिया के पास एक टेरिटरी है। क्या इंडिया के पास पॉपुलेशन है? यस, इंडिया ऑलमोस्ट वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ये इंडिया के पास पॉपुलेशन भी है। क्या इंडिया के पास गवर्नमेंट है? यस, गवर्नमेंट है। इंडिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया की, और इंडिया के पास एक गवर्नमेंट भी है। चौथा क्या पॉइंट है? सोवरेनिटी। तो क्या इंडिया एक सोवरेन कंट्री है? तो यस, इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद से ले सकती है। तो हाँ, चारों पॉइंट इंडिया के पास है, तो यस, इंडिया इज अ स्टेट। इंडिया एक स्टेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने स्टेट पढ़ लिया तो हम पढ़ते हैं कंट्री क्या होता है। कंट्री इज नथिंग, इट इज अ जोग्राफिकल यूनिट। कंट्री कुछ भी नहीं है, जोग्राफिकल यूनिट है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया हो गया, उसके बगल में पाकिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, तो जो भी जोग्राफिकल यूनिट है उसे कोई कंट्री बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि नेशन क्या होता है। तो नेशन क्या है? नेशन इट इज अ कम्युनिटी दैट शेयर कॉमन हिस्ट्री, कल्चर, वैल्यूज, लैंग्वेज, एथनिसिटी। नेशन वो है कि जो जहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो वहाँ के लोग हैं, वो कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ शेयर करे। जैसे कि उनकी कोई कॉमन हिस्ट्री हो या फिर कोई कॉमन कल्चर हो, कुछ वैल्यूज़ हों या लैंग्वेज हो या फिर एथनिसिटी हो। इन सब चीज़ों में से अगर वो कोई भी एक चीज़ शेयर करते हैं तो उसे हम नेशन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान। जापान में आपको पता है कि जापान का कल्चर कितना फेमस है। जो भी वहाँ के सारे लोग हैं वो सेम कल्चर को फॉलो करते हैं। जापान को हम एज अ नेशन भी बोल सकते हैं। तो ये होता है नेशन, जहाँ पे कम्युनिटी डेट शेयर कॉमन हिस्ट्री, कल्चर, वैल्यूज, लैंग्वेज एंड एथनिसिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने स्टेट भी पढ़ लिया है, हमने नेशन भी पढ़ लिया है। तो आइए अब देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो स्टेट इज लॉ बाइंड, मतलब स्टेट में हम लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। लॉ ने हमें बाइंड कर रखा है, लोगों को लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये हम ये बोल सकते हैं कि स्टेट में लोग जो जुड़े हैं एक दूसरे के साथ वो लॉ के अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं। लेकिन नेशन में बिलीव बाइंड है। बिलीव बाइंड का मतलब कि लोग कोई एक कॉमन कल्चर, कोई कॉमन लैंग्वेज, कोई कॉमन फीचर उससे जुड़े हुए हैं। तो नेशन और स्टेट में डिफरेंस होता है। स्टेट में लोग लॉ के थ्रू जुड़े हुए हैं और नेशन में लोग बिलीफ की वजह से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट क्या है? आपने देखा होगा कि हमने स्टेट में एक फीचर पढ़ा था कि टेरिटरीज। तो स्टेट की एक डेफिनेट बाउंड्रीज होती है, मतलब मान लो इंडिया है तो इंडिया की एक डेफिनेट बाउंड्रीज है। लेकिन नेशन में कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। मतलब आप अगर एक चीज़ को समझे तो मान लो इंडिया है, इंडिया के बगल में भी अगर कोई लोग सेम लैंग्वेज बोल रहा है या फिर सेम कल्चर से जुड़ा हुआ है तो हम उसको एक बाउंड्री में नहीं बांध सकते। तो नेशन जो होता है वो बाउंड्री से बियॉन्ड होता है। तो स्टेट में होता है कि स्टेट में डेफिनेट बाउंड्री होती है, लेकिन नेशन में कोई भी डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। जहाँ पे कुछ लोगों के कल्चर या
प्रैक्टिसेस या लैंग्वेज या खान पान कोई भी चीज़ सेम होता है तो उसको हम नेशन की तरह देखते हैं। ये डिफरेंस होता है स्टेट और नेशन के बीच में। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या इंडिया एक नेशन है? इज़ इंडिया अ नेशन? तो इसके दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इंडिया एक नेशन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया, यस, इंडिया इज़ अ नेशन। तो जो जो नहीं बोलते उनके आर्गुमेंट्स को हम देख लेते हैं। जो नहीं है वो बोलते हैं कि इंडिया में बहुत सारे अलग-अलग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे अलग-अलग एरिया में डिवाइडेड है, लोगों का बात करने का तरीका, लोगों का खान-पान, लोगों का रहन-सहने का तरीका, लोगों की बोली, सब कुछ अलग-अलग है। लेकिन नेशन का तो एक क्राइटेरिया होता है कि वहाँ कॉमन हिस्ट्री हो, कल्चर हो, वैल्यूज़ हो, लैंग्वेज हो। लेकिन इंडिया में तो हर स्टेट का अलग-अलग लैंग्वेजेस है, अलग-अलग पहनावा है, अलग-अलग खान-पान है। तो नहीं, इंडिया एक एक नेशन नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया एक नेशन भी है। कैसे? क्योंकि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सब लोग फॉलो करते हैं। अगर नेशनल एंथम बजता है, सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें बाइंड करके रखती हैं। तो यस, इंडिया एक नेशन भी है। तो अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट्स की अलग-अलग परिभाषाएँ हैं, अलग-अलग सोचने का तरीका है। कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया एक नेशन है, कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया एक नेशन नहीं है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब थोड़ा नेशन स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। अ नेशन स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल यूनिट वेयर द स्टेट एंड नेशन आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये होता है कि नेशन स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट है जहाँ पे स्टेट के फीचर और नेशन के फीचर, जहाँ दोनों के फीचर कंबाइन हो जाए उसे हम बोलते हैं नेशन स्टेट। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जापान। जापान एक सबसे बढ़िया एग्जांपल नेशन स्टेट का। क्यों? क्योंकि जापान के पास सारे स्टेट के फीचर है। जैसे आपने देखा होगा जापान की टेरिटरी है, जापान का बाउंड्री है, जापान के पास पॉपुलेशन है, जापान के पास सॉवरेनिटी है और जापान जापान के पास गवर्नमेंट भी है। और उसके साथ-साथ जापान के पास नेशन वाला भी फीचर है। जैसे आपने देखा होगा जापान का कल्चर वर्ल्ड फेमस है। जापान के पास कल्चर भी है। तो जो भी कंट्री जिसके पास ये स्टेट के भी फीचर हो और नेशन के भी फीचर हो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है नेशन स्टेट। तो जापान एक परफेक्ट एग्जांपल है नेशन स्टेट का। आइए एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इस पूरे नेशन स्टेट की थ्योरी को। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे पाकिस्तान का। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक रिलीजन के बेस में कंट्री बनी थी। पाकिस्तान किससे बना था? एक रिलीजन बेस्ड कंट्री बनी थी। ठीक? तो पाकिस्तान का रिलीजन बेस है, तो ये जो पाकिस्तान का जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो रिलीजन के थ्रू आया है। और जो पाकिस्तान एक स्टेट है, तो यस, पाकिस्तान एक स्टेट भी है क्योंकि उसके पास चारों फीचर है स्टेट के। तो पाकिस्तान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसके जो नेशन भी है और स्टेट भी है। तो पाकिस्तान और जापान ये तो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है एक नेशन स्टेट का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ऐसे और पॉलिटिकल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।